ओम 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, दोनों हाथों को जोड़ें, घर्षण करें, फेस पे लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। सभी का स्वागत है आज के व्याख्यान माला में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज मैं गोरख संहिता पढ़ाऊंगा। बहुत लोग पहले से पढ़ भी चुके होंगे, पहले से जानकारी भी होगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं गोरख संहिता के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, हम कक्षा स्टार्ट करने से पहले मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हैव यू एनी आइडिया? मन को एकाग्र करने के लिए सर। ये बस वैसा ही है जैसा हम मंदिर जाने से पहले घंटी बजाते हैं। ठीक है, भगवान को जगाते हैं कि भाई अब हमारी सुन लो। वैसे ही हम आप लोगों को जागृत करते हैं, अब हमारी सुन लेना। ठीक है, तब जाके गोरक्ष। तो इन्वायरमेंट बनाने के लिए, सही बात है। मन्नात त्रायते इति मंत्र। तो मैं जो है डायरेक्ट स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, या फिर उसके विषय में देखो। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गोरक्ष संहिता पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, इससे पहले हमने कौन सी गोरक्ष संहिता की लेक्चर हमने दिया था? कौन सी बुक पढ़ी हमने? कौन सी ग्रंथ पढ़े? योग बीज। योग बीज। और उसके भी जो रचयिता थे, लेखक थे, वो गोरक्ष नाथी थे। नाथ संप्रदाय से हैं ये। और ये भी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं गोरक्ष संहिता संहिता। ये भी गोरखनाथ भी कहा जाता है इसको, गोरक्षनाथ भी। और इसके बताओ, इनके नाम पे कौन सा आसन दिया गया है? गोरक्ष यानी कि भद्रासन। हाँ, कहाँ आपने पढ़ा इसको? हट प्रदीपिका में। ये कौन से आसन को कहते हैं गोरक्षासन? भद्रासन को। चलो चलो, आप लोगों ने मेरा नाक नहीं कटवाया, थैंक गॉड। मैं जो स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, अपन स्क्रीन प्रेजेंट करके ही समझेंगे क्या है। बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे योग बीज था वैसे ही ये भी है। और आप जो है अ, हठ प्रदीप का पढ़े हैं, बहुत सारा कॉपी वहीं से। मैंने जब हठ प्रदीप का आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ये बेस है बाकी हठ यौगिक ग्रंथ का बेस। ये बेस आप लोगों का तैयार हो रहा है, इसलिए मैंने 1 महीने करीब, आई थिंक 31 लेक्चर्स टोटल हुए थे हठ प्रदीप का के। बहुत टाइम लगा था हमें को पढ़ने में। बेस तैयार हो चुका है आप लोग का। अब क्या है ना, बहुत फास्ट जाएगा, 1-2 लेक्चर में खत्म। तो गोरक्ष वैसे ही था। और योग बीज से भी बहुत कुछ यहाँ मिलता जुलता आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना इसको। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, एक बार बता दीजिए मुझे। यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? ओके। ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसको कट करो। तो गोरक्ष संहिता हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले
देखते हैं इसके रचयिता। दिख रहा है सब लोगों को? आपको ये स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल सर। एंड यस सर। ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। तो डायरेक्ट मैं स्क्रीन आप लोग को आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग का बड़ा जल्दी ये टॉपिक भी समाप्त हो जाए, जल्दी हो जाए समझते हुए। देखो इसके जो रचयिता हैं, जैसे योग बीज के थे वैसे ही इनके रचयिता है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य, ठीक है, गोरक्षनाथ। देखो मत्स्येंद्र नाथ को कहा जाता है, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना कि जो माता पार्वती जो है ये क्या बोलते हैं, शिव जी से जो योग के विषय में जो योग विद्या सीख रही थी, तो वहीं मत्स्येंद्र नाथ जो है एक मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में वहां पे थी, और वो सारे विद्या उन्होंने इस तरह से सीखा। और फिर ये नाथ संप्रदाय से आता है, और ये योग की विद्या बढ़ते 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 गोरक्षनाथ से होते हुए आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तब जाके हम लोग के पास ये पहुंचा है। ये भी जैसे गुरु शिष्य की ये जो नाथ जो है, जो भी बुक ग्रंथ लिखे गए ना, वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये सारी चीजें हट योगी ग्रंथ हैं। आप देख लो तो चाहे वो योग वशिष्ठ हो या फिर योग बीज हमने देखा, वहां शिव और पार्वती के बारे में था। वो भी क्या था, शिष्या कौन थी? पार्वती थी। गुरु कौन था? खुद महादेव शिव जी थे। ये भी, इसमें कोई वैसे स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन गुरु शिष्य है। गुरु तो समझ में आता है कि गोरक्षनाथ रहे हैं यहाँ पे, और लेकिन शिष्य के बारे में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि कौन गुरु कौन शिष्य है। लेकिन रचयिता जो है गोरक्षनाथ है, लेकिन गुरु शिष्य के परंपरा के अंतर्गत ही ये भी आता है। यहाँ पे 2 अध्याय बताया गया है, और अध्याय को यहाँ पे क्या कहा है? शतक कहा है। और बाकी भी हठ योगिक ग्रंथ आप देखोगे, जैसे योग बीज में ऐसे कोई अध्याय नहीं था, ठीक है, वहां पे प्रश्न और 12 प्रश्न और ऐसे उसके उत्तर थे। आप घिरण संहिता जाओगे तो वहां पे अध्याय को प्रकरण कहा गया है। आप शिव संहिता पढ़ोगे तो वहां पे क्या कहा गया है? पटल। पता है ना आप लोग को? अभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा आप लोग को, शायद मैं ही मे भी करवाऊं, देखते हैं। तो पटल कहा गया है। वैसे आप पतंजलि योग सूत्र पे जाओगे तो वहां पे बताओ क्या कहा गया है अध्याय को? पाद। पाद कहा गया है। हठ प्रदीप का में बताइए क्या कहा गया है? उपदेश। उपदेश कहा गया है। आप जैसे और कौन सा है, भगवत गीता में जाओगे तो वहां अध्याय की चर्चा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ग्रंथों में इस तरह से कहा गया, लेकिन गोरक्ष संहिता में यहाँ पे शतक कहा गया है, ठीक है। गोरक्ष संहिता में क्या कहा गया है बताइए? शतक कहा गया है। शतक का मतलब क्या होता है? आज 100। सचिन तेंदुलकर ने शतक मार दिया, सेंचुरी मार दिया। देखो इस लहजे से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो मंत्र हैं, पहले अध्याय में 100 और दूसरे में 101, कहीं कहीं पे 200 भी मिलता है मंत्र, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है 201 पे देना। अगर ऑप्शन में 200 भी है, अगर 201 नहीं है तो आपको 200 पे टिक कर सकते हैं। इसीलिए इस दृष्टिकोण को समझते हुए यहाँ पे ना शतक कहा गया है, ठीक है, अध्याय को। इसमें षडांग योग की चर्चा है। षडांग योग मतलब 6। बताइए हठ प्रदीपिका में कौन सी योग की चर्चा है? चतुरंग योग। योग। हिरण्य संहिता में कौन सी योग की चर्चा है? सप्तांग योग। योग। पतंजलि में जाओगे तो अष्टांग योग। वैसे ही यहाँ पे षडांग योग की चर्चा है। अंग बताए गए हैं यहाँ पे अलग अलग, वो हम देखेंगे डिटेल में आगे। आसन देखो यहाँ पे क्या है, 84 लाख योनि से समझ सकते हैं कि 84 लाख आसन कहे गए हैं, लेकिन उसमें भी प्रमुख क्या है? 84। और उसमें भी विशेष जो बताए गए हैं, 2 आसन बताए गए हैं, जिसके नाम है सिद्धासन और कमलासन। बोले तो पद्मासन, पद्मासन को ही कमलासन भी कहते हैं, लोटस पोज।
ठीक है। आप जब हठ प्रदीप का पढ़ोगे तो वहां पे बताइए क्या कहा गया है पद्मासन को, कौन से बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन। सेम वैसे ही विधि यहाँ पे भी है, मिलता जुलता है। वैसे ही आप जाओगे घिरण संहिता जब आप पढ़ोगे तो वहां पे भी 84 लाख बोला गया है। याद होगा जो पुराने स्टूडेंट होंगे यार, सर आपको जब पढ़ाएंगे आगे जो नए होंगे वो। जी सर। 84 लाख, 84 भी उसमें प्रमुख, और फिर 32 आसन बोले गए हैं, याद है ना, 32 आसन उसमें। और फिर आप जाओगे हठ प्रदीपिका में तो उसमें बताइए क्या कहा गया है, बताया था मैंने। भगवान शिव द्वारा 84 आसन। 84। स्वात्माराम जी के द्वारा 15। तो 84 मैंने सीरीज क्या बोला, 84 फिर 15 फिर 4 उसमें भी प्रमुख था, और 4 में भी 1 था। अच्छा बताओ 4 कौन से थे, टाइप कीजिए एक बार और दिखा दीजिए प्लीज। सिंहासन, भद्रासन, इसके बाद क्या था, सिद्धासन, पद्मासन। सिंहम भद्रम। हाँ सिंहम भद्र, तो उसमें भी 1 था, सिद्धासन मुख्य था। ठीक है, बहुत बढ़िया टाइप कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये ध्यान में आप रखोगे। चलो आते हैं इस पे। और फिर आप जब और कौन सा रह गया, हठ रत्नावली जब जाओगे पढ़ोगे तो हठ रत्नावली में भी 84 लाख बोला गया है, और 84 से मुख्य, 10 आसन को प्रमुख, और उसमें भी विशेष बोला गया है 4 को। वो जब हठ रत्नावली जब आप पढ़ोगे तो उसमें, ठीक है, श्रीनिवास भट्ट की जो लिखे गए हैं उसमें आपको पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चक्र के बारे में जानते हैं। इसमें 6 चक्र, इसमें क्या है, सहस्त्रार्थ चक्र के बारे में चर्चा नहीं है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, षड चक्र इसलिए इसको कहते हैं। इसके बाद नाड़ी के बारे में 72,000 नाड़ी, और उसमें भी 10 नाड़ी जो है मुख्य बताए गए हैं। इसके बारे में आपको पूछा ही जाता है, उसके स्थान, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, ये चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। 10 कौन कौन से हैं, है ना, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, फिर अलम्बुसा, शंखनी, ये सब कई प्रकार के हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्राण 10 बताए गए हैं, 5 प्रमुख प्राण हैं और 5 उप प्राण बताए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था उसका, उपसा, ठीक है, उदान, प्राण, समान, व्यान, ये सब चीजें, और उपप्राण में क्रिकल, देवता, धनंजय, ऐसे 5 हम देखेंगे डिटेल में। बस अभी इंट्रो समझ लो। कुंडलिनी के बारे में है, बताइए 8 लपेटे और कहाँ पढ़ा आपने, योग योग बीज में 8 लपेटे बताया गया है कुंडली, ठीक है। और भी वशिष्ठ संहिता में भी है। वशिष्ठ संहिता में है, ठीक है। उपनिषद में भी है, कौन सा उपनिषद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, किसी में है जो 8 लपेटे है। चलो ठीक है, देखते ज्ञानतव्य मतलब जानने योग्य बताया गया है। जानने लोग जो अवयव बताए गए हैं टोटल 29 है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्या क्या है 29 में, 6 चक्र हो गया, 8 कुंडलिनी योग चूड़ामणि उपनिषद में है। योग चूड़ामणि में है, हाँ योग चूड़ामणि में, त्रिशिखों में भी है सर। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में भी, त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में भी है। फिर भी मैं एक बार देख लूंगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे। जी सर, उसमें योग चूड़ामणि और त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में भी है। अच्छा योग ब्राह्मण है ना, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ध्यान में रखना आप लोग। जो कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना तो बहुत चीजें हद तक आपको चीजें समझ में आ जाएगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। 16 आधार के बारे में बताया गया है। 16 आधार बता सकता है, अभी आपने पढ़ा था 16 आधार कौन कौन से हैं, कहाँ पढ़ा था 16 आधार, जालंधर बंद, बहुत बढ़िया। जालंधर बंद से 16 आधारों पे नियंत्रण पा लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। क्या क्या है 16 आधार, आप मुझे बताओ, जानना चाहता हूँ। सर 9 द्वार भी 16 आधार में ही आते हैं, आप प्लीज बोलिए।
बताइए सूलाधार क्या है? किसी को याद है सूलाधार? जी जी सर। सर। बताओ, एक व्यक्ति, नेहा प्रजापति, बताइए। सर पादंगुष्ठ, मूलाधार, गुहाधार, वर्जगर्भ नाड़ी, उद्यान, नाभि, फिर नाभि, हृदय, हृदय के बाद कंठ, फिर कंठ के अंदर ही कंठ मूलाधार, फिर नासिका, नासिका, हाँ, फिर उसके बाद नासिका मूल, फिर भ्रूमध्य और फिर नेत्र। कुछ तो मुझे लग रहा है कुछ है गड़बड़। हाँ संध्या जी बताइए। जी सर, हाँ सर, दंत, पादंगुष्ठ रहेगा, सर फिर ऊर्ध, टखना रहेगा, ऊर्ध फिर दंत घुटना मूल रहेगा, रह गया। फिर उरु रहेगा, जंगा, फिर सिवनी रहेगा, फिर लिंग रहेगा, फिर नाभि, हृदय, कंठ, फिर घंटिका, जीवामूल, नासिका, भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र। हाँ ये, हाँ ठीक है, ये सही है। इसमें देखो, मैंने आपको याद है, मैंने आपको क्या बताया था, एक हिंट, योग निद्रा। बहुत लोगों ने अपने योग निद्रा करा होगा, गाइडेड मेडिटेशन। कैसे आप लोग कायोत्सर्ग भी कहते हैं इसको जैन धर्म में, कि पैर से लेकर एक एक अपने हर एक जो शरीर के अंग है उसको आप देखते जाते हो। ठीक है, जब ऐसे ही समझ नहीं आया ना, तो ऐसे दिमाग लगाना कि चलो योग निद्रा, तुरंत रिमाइंड आ जाएगा आपको। हाँ सर, योग निद्रा के बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। सर ये ज्ञातव्य क्या है, ये समझ में नहीं आया मुझे। जानने योग्य, ज्ञातव्य का मतलब होता है कि किसी चीज को हमें जानना है। तो इसमें क्या जानने ये योग्य बताया आपने, शरीर पे के बारे में बताया गया क्या? तो 6 चक्र अपने शरीर, ज्ञातव्य मतलब कि अवयव है ये एक्चुअली। ज्ञातव्य मतलब अपने शरीर के बारे में जानने योग्य, कि आपके शरीर में क्या क्या चीजें हैं। तो 6 चक्र बता दिया इसमें, 16 आधार, 2 लक्ष्य, अंतर लक्ष्य, अभ्यंतर और बाह्य अंतर, बाह्य चीज को देखना। 2 लक्ष्य है, 2 लक्ष्य आपको मैंने पहले भी बताया था, इसमें योग बीज में था। ठीक है, कोई बाहरी चीज को देखना और अंतर चीज, जैसे कोई हमारे सबटल बॉडी में है सूक्ष्म चीजें, जैसे चक्र है, चक्रों पे ध्यान लगाना, वो हो गया। और बाहर की चीजों को देखना, ध्यान लगाना, वो हो गया 2 लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और अंतर लक्ष्य। 5 आकाश बताए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 आकाश, जैसे कि अंतर आकाश है, श्वेत वर्ण से है, वो कई प्रकार के, धूम्र वर्ण है, नील वर्ण, तत्वाकाश, महाकाश, ये आगे डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा। ये बस ध्यान में रखो कि क्या क्या है। 5 हो गए इधर, 5 आकाश, 2 लक्ष्य 7, और 16 आधार और 6 चक्र, टोटल हो गए 29। ध्यान के बारे में बताया गया है, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। ठीक है, ये बस टॉपिक है, इसको आप समझो, फिर आगे हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद मुद्राएं बताई गई हैं, 7 मुद्राएं हैं टोटल, जिसमें इसमें मुद्रा के साथ साथ बंध के बारे में भी बताया गया है। बंध के बारे में टोटल समझ याद रखना 7। ठीक है, जिसमें मद भी है, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, ये सारे हैं। और इसके बाद मुद्राएं हैं, महामुद्रा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे। पहले अध्याय में देखते हैं क्या क्या हम पहले शतक में, पहले अध्याय में क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में टोटल है 100, इसमें 29 जो हमारे ज्ञातव्य अवयव हैं उसके बारे में जानेंगे। योग सिद्धि के आवश्यक क्या क्या है, 6 चक्र के बारे में वर्णन है, और काम रूपी पीठ के बारे में, जिसको कामाख्या पीठ भी कहते हैं, उसको हम देखेंगे आगे डिटेल। आपको मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर कामाख्या पीठ क्या है। ठीक है, वो मैं डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। विश्व तो मुख परम ज्योति के बारे में है, बस आप इसको समझो, आगे इसका डिटेल में है। नाड़ी, 10 प्राण हो गए, 5 मुद्राएं, और अजपा गायत्री का है, जिसको हम हंस विद्या के नाम से भी जानते हैं। अजपा जब जिसको कहते हैं, जो सोहम मेडिटेशन हो गया, उसी को कहते हैं अजपा गायत्री। ये आपने और कहाँ पढ़ा था बताइए? योग बीज में। योग बीज में मंत्र। हाँ, इसके बाद पथ्य और अपथ्य आहार क्या लेना है वो देखेंगे। कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, ये सब क्या है, अपथ्य आहार कहे गए हैं।
इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुंडलिनी 8 लपेटे नाड़ी शोधन के बारे में है ना, नाड़ी शोधन के क्या फल हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में है। और सेकंड चैप्टर, एक मिनट, ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, 101 मंत्र है सेकंड चैप्टर में, इसमें हमें प्राणायाम के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिया नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन के बाद आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, तो नाड़ी शोधन के बाद क्या है, प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम के बाद उसकी विधि फल, क्या क्या विधि होनी है, क्या फल है उसके, सारी चीजें। योग सिद्धि के चिन्ह, ठीक है, नाद बताया है। षडांग योग का फल देखेंगे क्या क्या है उसमें, षडांग योग में सारे चीज आ जाएगा। इसमें ना यम नियम नहीं है, षडांग योग में ना यम नियम को छोड़कर आसन से शुरू किया गया है, इसीलिए 6 बताया गया है। अगर यम नियम को ऐड कर देता तो क्या हो जाता, अष्टांग योग हो जाता। तो यहाँ यम नियम की चर्चा नहीं है। प्रत्याहार है, मुद्रा 2 बताई गई है इसमें, और यहाँ 5। फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो 5 यहाँ पे है, और दूसरे में ये है विपरीत करणी मुद्रा और काकी मुद्रा के बारे में सेकंड में। मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या हो गया, बंद के बारे में होगा, 3 बंद हो गए और 2 अन्य होगा मुद्रा। कौन कौन सा, महामुद्रा है और एक और कोई है, उसको हम देखेंगे उसमें। इसके बाद धारणा है, 5 धारणा, आकाशीय धारणा, वायवीय धारणा। ये बताइए धारणा, 5 धारणा और कहाँ आपने पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं? घिरण संहिता, मुद्राओं के अंदर हाँ जी। और इसको ना चक्रों के साथ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। वायवीय धारणा, ये आकाशीय धारणा, पार्थिव धारणा, ऐसे 5 धारणाएं जो हैं वो हमारे पंच महाभूत से लिए गए हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। 2 ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में, रसानंद, रसास्वाद अनुभव, मतलब ये भी समाधि के ही है, जैसे कि हमने उसमें देखा था ना लय योग, समाधि, ये सब के बारे में यहाँ पे चर्चा है। मतलब यहाँ पे रसास्वाद अनुभव 6 प्रकार के, वो मैं डिटेल्स आगे जब मैं चैप्टर में जाऊंगा तो डिटेल्स आगे पढ़ाऊंगा। ध्यान के स्थान बताए गए हैं, 9 स्थान बताए गए। ये मुख्य मुख्य बातें थी। अब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं अंदर। पहला शतक है, षडांग योग की चर्चा है। आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योगांगानी वदंती सट। ये 6 बताया गया है। कौन कौन सा आसन, देखो यहाँ पे बता दिया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 6 अंग बता दिए हैं। शिव जी ने 84 लाख बताए हैं, और उसमें से भी महत्वपूर्ण बता दिया 84 आसन, और उसमें भी 2 प्रमुख बता दिया, कौन सा, सिद्धासन और पद्मासन। ये कलर में चेंज करता हूँ, हाँ, सिद्धासन है और पद्मासन है। सिद्धासन में की विधि आपने पढ़ा होगा, वहां पे सेम, वैसी ही सेम विधि है। बताइए हठ प्रदीपिका में क्या पढ़ा था? बाएं पैर, हाँ सर, बाएं पैर को अंडकोश और लिंग के बीच में सर रखते सर। पढ़ाया था ना, एक जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट नीचे और एक जस्ट ऊपर, मिड के स्थान पे लगाना है, ऊपर नीचे दबाना है उसके एड़ी को, है ना। बाएं और दाएं पैर के एड़ी को क्या करते हैं अपन, ऊपर नीचे, जेनाइटल ऑर्गन्स के जस्ट ऊपर लगा दो तो मेटर का स्थान हो गया, है ना। उसके जस्ट नीचे मूल गुदा के पास एक लगाते हैं ऊपर। सर अंडकोश और गुदा के बीच में लगाते हैं सर, ये हाँ, बाएं पैर को और दाएं पैर को लिंग के नीचे, लिंग और गुदा के बीच में। वही चीज कह रहा हूँ मैं। तो वही विधि, सेम विधि, हठ प्रदीपिका के विधि जो है सिद्धासन का, सेम विधि यहाँ पे भी है। और दृष्टि आपको ध्यान में रखना है, भूमध्य दृष्टि। भूमध्य दृष्टि कहाँ पे होता है इसमें? ये हो गया आंख आपका, दोनों भावों के बीच, ये बीच का स्थान। संभवी मुद्रा बोलेंगे सर? क्या संभवी मुद्रा बोलेंगे क्या? दृष्टि भूमध्य, दृष्टि भूमध्य, दोनों भावों के बीच में। सांभवी भी ऐसे ही लगाते हैं। कमलासन, इसमें भी क्या है, दृष्टि इसकी चेंज हो जाएगी, ये नासिका दृष्टि।
सेम आपको हठ प्रदीपिका में जो पढ़ा था सिद्धासन के बारे में, जो लाभ, वही लाभ यहाँ पे भी रहेगा, दोनों के ही सेम एज इट इज, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ये वहां पे भी था, हृदय कपाट का मोक्ष का भेदन करने वाला है ना, मोक्ष मार्ग का दर्शन कराता है, सेम वहां पे भी यहाँ पे भी है। बद्ध पद्मासन की स्थिति होती है, दृष्टि का है, नासिका दृष्टि है, किसका? पद्मासन का। संपूर्ण व्याधियों का नाश करता है। पद्मासन क्या करता है? सारे पापों को नाश करता है ना, पता होगा आप लोगों को। सेम वैसे ही यहाँ पे भी लाभ बताया है, सारे ही व्याधियों को नाश करने वाला है, सारे ही पापों को नाश करने। आगे देखते हैं। हाँ, ज्ञातव्य अवयव, जानने योग्य बताया गया टोटल क्या? 9। षड चक्र, षोडश आधार, द्विलक्षणम, व्योम पचकम, है ना, वही हो गया 5 आकाश। व्योम का मतलब क्या होता है बताओ? आकाश होता है ना, और पंच का मतलब 5 आकाश। स्वदेहे ये न जानंती कथम सिद्ध्यंती योगी, सिद्धि के लिए ये जो सारे जो है ना जानने योग्य हैं बताया गया, इसको जानना चाहिए, किसके लिए? सिद्धि के लिए। सिद्ध किस प्रकार आप सिद्धि प्राप्त कर, उस प्रकार है ये आपको जानना है। 6 चक्र के बारे में जानना है, 16 आधार के बारे में जानना है, 2 लक्ष्य हैं, 5 आकाश है। वो अपने शरीर में होते भी नहीं जान जाते तब तक सिद्धि किस प्रकार हो सकती है, मतलब सिद्धि के लिए है, ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी तभी जान। तो अब देखो 6 चक्र कौन कौन सा है, देख लो। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र कहाँ होता है? नाभि स्थान में। अनाहत छाती के पास, चेस्ट के रीजन में। विशुद्धि कंठ हो गया। आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में। 16 आधार अभी आपने बताया, 16 आधार है ना, पैर से लेके ऊपर तक चले जाओगे एक एक करके, सारे ना भूल लेना, वो हो गया 16 आधार। लक्ष्य 2, अभ्यंतर लक्ष्य मतलब अंदर की चीजों को, सूक्ष्म विषयों को लक्ष्य निर्धारित करना, और बाह्य वस्तुओं को देखना, वो बाह्य लक्ष्य हो गया। आकाश हो गया, 5 आकाश बताया है। एक तो पहला आकाश हो गया पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, ठीक है। देखो ये 16 आधार, देखो पादंगुष्ठ, गुल्फ, टखना, जानू, एक एक करके 16 आधार के बारे में बता दिया है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो देखो स्थान बता दिए, जो चक्र है ना, आधार चक्र मतलब मूल के पास, स्वादिष्ठान थोड़ा ऊपर, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, भूमध्य चक्र। 16 आधार बता दिया, पादंगुष्ठ है ना, गुल्फ, टखना, जानू, जानू का मतलब यहाँ पे घुटना है, सबको पता होगा, कई बार हमने जानू जानू वर्ड्स यूज किया है, वो वाले जानू नहीं, ठीक है, जो अपने प्रेमी प्रेमिका को कहती है जानू, वो वाली नहीं है, ये घुटना है जानू। पुरु जंघा, शिवनी प्रदेश, शिवनी मतलब योनि प्रदेश स्थान है। लिंग जनेन्द्रिय, जेनाइटल ऑर्गन्स। नाभि, हृदय, कंठ। घंटिका, घंटिका बताओ क्या होता है? तालु के पीछे जो तालु के बीच में जो रहता है सर, हाँ, जीवा उसी के को अंत में वहां आप देखो एक छोटा सा लटकता रहता है अंदर, कपाल कुहर। कपाल कुहर के पास में जो है, मतलब वो तो कपाल कुहर ऊपर हो गया, लेकिन उसके जस्ट नीचे ही है, वो लटकता रहता है घंटी नुमा। सो घंटिका कहते हैं। जिह्वा मूल हो गया, जिह्वा के अंदर का भाग, सबसे जो तालु मूल जिसको हम कह सकते हैं, जिह्वा, जिह्वा मूल नहीं, जिह्वा मूल हो गया, सॉरी, ये जिह्वा मूल हो गया जहाँ पे सीरा बंद है, ठीक, जहाँ पे आप कौन सा लगा, खिचड़ी मुद्रा कट करते हैं। खिचड़ी, हाँ। फिर नासिका हो गया, भूमध्य हो गया, ललाट हो गया, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र, ये सारे जो हैं 16 लक्ष्य हैं। अभ्यंतर लक्ष्य, अंतर के लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य, बाहर की चीजों को ध्यान रखें। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ये सारे चीज बताए गए। इसको हम चक्र के साथ समझेंगे। सर मुर्दा क्या होता है? मुर्दा? अच्छा बताओ, आप ही में से कोई बताओ क्या होता है मूर्धा? मूर्धा मीन्स बेहोशी। क्या? अरे नहीं, वो मूर्छा होता है। मुर्दा नाड़ी होती है हृदय के पास जो अच्छा चलो, मैं बच्चों के में जो ललाट प्लेटलेट होता है, ललाट तांबरा के जो अग्रभाग होता है भाग, वही होता है मूर्धा। सर मुर्दा उसको बोलते हैं जहाँ ललाट छोटे
छोटे बच्चे जो रहते हैं ललाट और पल्पिटेशन होता है ना, वो बोलता है। ललाट इसको अब मैं से ऊपर एक ना हिंट देता हूं मैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो हिंदी पढ़े हुए हैं? जी सबने पढ़े हैं। मूर्धन स, सुना है ये वर्ड? मूर्धन स, जी सर, तालव्य मूर्धन ऊपर स। तालु यस सर, तालव्य स, मूर्धन्य श, मूर्धन दंत स, स। दंत स। क्या डिफरेंस है? तालव्य से सर मुंह तालु के से बोलते हैं, अंदर है। मूर्धन से मूर्धा से बोलते हैं सर, दंत से दांत से बोलते हैं, दांत का स्पर्श होती है सर। हाँ, अब बताओ मूर्धन स। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम मूर्धन स बोलते हैं कहाँ से, मूर्धा से निकल के आती है। बताइए क्या हुआ ये मूर्धन? समझ में आया? हेलो। तालू के पास सर। हाँ, तालाब्य स हो गया जो तालू से बोलते हैं, तालाब्य स। दंत स हो गया जो कटा हुआ स रहता है, ठीक है, वो उसमें दांत जी, का और यूज दांत। होता है। और जी हर मूर्धन स, हार्ट पैलेट, हार्ट पैलेट है सर, ये हार्ट पैलेट है। हाँ, हार्ट पैलेट, वो समझे? तो उसमें स, स का यूज होता है, स, श, श, ये अंतर है, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया? जी सर। जी सर। क्या समझ में आया? निशिता जी बताओ। मूर्धा सर से जो तालू के अंदर का जो भाग है, जब श बोलते हैं तो ऊपर जहाँ टच होता है वो पार्ट, पैलेट, जो ऊपर पैलेट बोलते हैं हार्ड उसको पैलेट, मूर्धन। हाँ, स। हार्ट पैलेट। हाँ। और तालु अंदर जो होता है श, श। ठीक है, वो अंतर होता है। इससे आप समझ में आना मूर्धन क्या होता है, मूर्धन। गेटिंग जी में सर। समझ में हाँ सर, समझ में। ठीक है, चलो, नहीं समझ में आया तो बता देना। चलो, सॉरी एक बार सर, और मुझे बोलिएगा समझ मुझे नहीं आया। सर। एक्चुअली सर मैं ये सोच रही थी कि 16 अंग जो नीचे पांव से लेके स्टार्ट किया था ब्रह्मरंध्र तक, ललाट और ब्रह्मरंध्र के बीच का कुछ भाग होता होगा, मुझे ये लगा मूर्धा मतलब। मूर्धा होता है फ्रंट। सरस बोलो तो शैलेश जी, अब आपको समझा देते हैं अच्छे से, अब हिंदी पढ़ाना पड़ेगा हमें। सरस, स, मूर्धन स वाला स, और तालाब में स वाला स, और एक षटकोण वाला स, और तीनों का अलग अलग जगह से उच्चारण होता है। अमित योगी जी कह रहे नहीं आया सब। सर वो उच्चारण स्थान जो आप बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, बट ये मूर्धा जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपने 16 आधारों का नाम बताया था, तो नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में गया था, ठीक है? तो ललाट फिर ऊपर आया था मूर्धा, मूर्धा के ऊपर फिर आया था ब्रह्मरंध्र। तो ये किस स्थान को डिनोट कर रहा है? ये इंटरनल माउथ के उस मतलब जो हम उच्चारण स्थान को संकेत कर रहे हैं, या फिर किसी और स्थान को संकेत करना चाह रहे हैं? जो बता सर हट प्रदीपिका में तो ललाट के ऊपर का हिस्सा लिखा हुआ था। हाँ जी सर, सीक्वेंस के आधार पर मुझे भी लगा था कि ललाट के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे का कुछ भाग होगा। सिर के पीछे का भाग होता है, मस्तक या सिर के जस्ट वो पीछे का भाग मूर्धा कहलाता है। अच्छा, ठीक है, मस्तक या फिर सिर के पीछे का भाग। शैलेश जी। जी सर। मस्तक सर या जो सिर पंडित जी चोटियां बनाते हैं वो एरिया होगा क्या? जो पंडित जो रहते हैं, जो पीछे से चोटी निकालते हैं, वो एरिया मूर्धा होगा? हाँ, देखो मुख के अंदर तालू और दांत के पीछे के सिर के ऊपरी जो हिस्सा होता है उसी को कहते हैं। इसलिए यहाँ पे भी मैंने आपको ना दिखा दिया है, मैंने देखा है इसको। सेरेब्रम रीजन को कह सकते हैं। एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना, सेरेब्रम पीछे का जो भाग होता है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, सेरेब्रम देख पढ़ा हो ना, 4 भाग, पेराइटल, ऑसिपिटल, ये सब पढ़ा होगा ना।
जी सर, अगर आपके पास या ऐसा कोई सर, या मैटर सर। होगा तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और सॉरी सर, बट एक बार अपने जो हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग जैसे ललाट है, ललाट अपना दिखा दीजिए, उसके बाद फिर ऐसे डिनोट करके थोड़ा एक बार दिखा दीजिए मूर्धा किस मैं स्थान को। मैं 1 मिनट रुक जाओ, अभी कर देता जी हूँ। सर मूर्धा आज बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं है। मोड़ 1 मिनट, ये देखो देखो आ गया मूर्धा। देखो मीन्स हेड के जब मतलब पास का है मूर्धा, ये जो है ना मूर्धा, देखो ये मुख के अंदर, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ? जी सर। सर दिख रहा है। अब देख लो, मुख के अंदर तालू और दांत के ऊपर के पीछे का हिस्सा, सिर की तरफ का भाग जो होता है, पीछे का जो भाग होता है, जिसको मस्तिष्क या सिर कह सकते हैं, ये सेरिब्रम रीजन जो होता है पीछे, वहां पे इसको कहते हैं। देखो ये इमेज आप समझो, यहाँ पे ही तो उच्चारण होता है इस तरह से। आप इसको बाद में देख लेना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ये हो गया मूर्धा वाला भाग, भैया आगे बढ़ने दो। योग सिद्ध के आवश्यक, एक स्तंभ 9 द्वार, देखो आगे 9 द्वार वाले भाग। देखो एक स्तंभ, इसमें और क्या क्या चीज बताया गया? योग सिद्ध की आवश्यक चीज बताया कि एक स्तंभ बताया है, 9 द्वार, गृहम पंचादि दैवत्वम स्वदेह न जानती कथम जुत्यंती योगिना। देखो ये सब श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुख्य चीज जो चीजें वो बता रहा हूँ। एक स्तंभ, यहाँ पे एक स्तंभ बोला है मन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखना। 9 द्वार की चर्चा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है पहले भी, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 1 मुख, गुदा और उपस्थ। आप जब कठोपनिषद पढ़ोगे ना, वहां पे 11 द्वार की भी चर्चा है, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वहां पे 2 अलग है, एक नाभि को बोला है और एक ब्रह्म रंध्र को कहा गया है, ठीक है, अलग होता है, 2 अलग हो जाएगा। और स्त्री पुरुष में भी अलग अलग है, स्त्री में 11 हो जाते हैं, पुरुष में 9 है, ये भी है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 9 द्वार बताया गया है, 5 अधिदेवता बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। जो योगी इसको नहीं जानते हैं उनका योग सिद्ध नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कहा गया कि योग सिद्ध होने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो ये चीजें। ओके क्लियर? वो मैं आगे और भी धीरे धीरे ना परत आपके और डिटेल्स अपन जाते जाएंगे। आप ये तो याद रख ही सकते हो, 3 तो याद ही रख सकते हो, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तो कई बार हमने पढ़ा है। हाँ इसमें रुद्र बोला गया है तो सदाशिव भी है इसमें, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का स्थान अलग है, ठीक है। और इनको हम ना पंच महाभूत से भी समझेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। इससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से इसको कोरिलेट करके आगे समझाया गया है, उसको हम देखेंगे। अब देखो इसको ध्यान में रखना है, देखो ये 3 तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, फिर इसको ईश्वर और सदाशिव, ये अलग है 2 चीज, तो ये याद रखना। रुद्र अलग है, सदाशिव अलग है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों ही अलग है, बताया गया है। षड चक्र में मूलाधार है, ये दल बताया गया, ये 4, 6, 10 ये क्या है? ये दल है। दल क्या कहते हैं? जैसे कमल के पेटल्स होते हैं ना निकले हुए, उसी को कहते हैं दल। तो मूलाधार हो गया, इसमें 4 दल हैं, मतलब पैटल से समझ लेना। ये कहाँ स्थित है? गुदा द्वार के पास। स्वादिष्ठान हो गया लिंग, ठीक है, मिड जिसको कह सकते हैं वहां पे है। मणिपुर नाभि के पास, इसमें 10 दल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो दल आपको याद रखना है। अनाहत 12, विशुद्धि 16 और आज्ञा 2। भूमध्य, ये तो आपको जगह तो इजिली आपको याद होगा, इसमें कोई वो नहीं दिक्कत है, लेकिन इसको आप कैसे याद रखोगे? तो एक ट्रिक है, देखो 4 से 2 बढ़ा 6, 6 से 2 बढ़ा नहीं, 6 से 4 बढ़ा 10, मणिपुर का 8, 10 है, मिस्टेक नहीं सर 10 ही है। 10 है। जी सर ऐसे ही है ये। मेरे नोट्स नहीं गड़बड़ है।
हाँ सर, बस +2 सर +4 यही फिर है, 4 6 +2 फिर 10 12 +4। 16। हाँ, ऐसे तो याद रखना कि +2 +4 +2 +4। यहाँ मत कर देना आज्ञा में कि फिर सर +2 +4 कह रहे थे, तो यहाँ भी नहीं, आज्ञा 2 है, ये सिर्फ अलग है। तो यहाँ पे ये रूल नहीं लागू होता, बस यहाँ पे ही है +2 +4 +2 +4। तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इसके जो बीज मंत्र है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको मैंने बताया था लवर यहम, याद है? लव, मूलाधार हो गया लव, व वम रम, हाँ, यम हम, और ये ओम आ गया, ठीक है, याद रखना लवर यहम। ओके, तो ये बीज मंत्र है, आपको याद रखना है। देखो, काम रूपी पीठ कामाख्या पीठ है ना, ये अब क्या है इसको समझते हैं क्या। इसी को दूसरा नाम है काम रूपी पीठ को ही कहते हैं कामाख्या पीठ, दूसरा नाम। Sir, sorry to interrupt you, but in Navdwara, what's the meaning of Upastha? उपस्थ, Yeah, sir, I'm really yeah. चलिए इसी में से कोई बताइए, आप ही लोगों में से क्या होता है उपस्थ? नहीं पता? सर एनएस को योनि बोलते मार्ग बोलेंगे सर। मलगुदाद्वार उपस्थ। ओके। एनएस को बोलते होने वाला हाँ, एनस को बोलते हैं, मलगुदाद्वार को कहते हैं उपस्थ, ठीक Okay, है। okay. यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं क्या सारे? दिक्कत No, sir, हमको हिंदी आते हैं अच्छे से। सर कुछ कुछ शब्दों में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं पूछ लेना, कोई दिक्कत है पूछ लेना। अरे हम नहीं, यहाँ गूगल बाबा भी हम साथ में लेके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत है तुरंत गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना। सर इसमें सर 9 द्वार में तो सर फिर गुदा तो सर अलग दिया हुआ है। हाँ जी, वही मैं कह रही थी। सर गुदा एनएस हो जाएगा और उपस्थ होगा वो योनि मार्ग हो जाएगा। योनि, हाँ योनि जेनाइटल ऑर्गन्स हो गया उपस्थ ना। जी सर, उपस्थ और पायु बोला जाता है सर, पायु क्या? उपस्थ और एक पायु बोला जाता है सर, उपस्थ का बोलेंगे जेनेलियम। सर पेरिनियल रीजन होगा उपस्थ, योनि और गुदा के बीच का जो भाग होता है वो उपस्थ कहलाएगा। हाँ गुदा, हाँ उपस्थ हो गया ये, हाँ सही कह रहे हो आप। ये पेरिनियम रीजन, पेरिनियम रीजन या पेरिनियम रीजन को कहते हैं उपस्थ, योनि और गुदा के ठीक बीच है। का जो जैसे कि वो रहता जैसे आप बटरफ्लाई करते हो ना, तो कैसे एरी को खींच के लेके जाते हो पेरिनियम के पास, उसी को कहते हैं बटर। हाँ शिवनी प्रदेश सर, हाँ शिवनी प्रदेश नहीं, योनि प्रदेश नहीं सर, योनि योनि प्रदेश प्रदेश नहीं, योनि नहीं, शिवनी शिवनी प्रदेश। शिवनी प्रदेश। वो हो गया जहां पे मलगुदाद्वार और जेनाइटल ऑर्गन के जो बीच का स्थान है उसको कहते हैं पेरिनियम रीजन, उसी को उपस्थ कहते हैं, ठीक है। सर संस्कृत में उपस्थ का तो यौन अंग ही लगता है मुझे। हाँ सर, क्योंकि द्वार के 9 द्वार में प्रजनन आ का। रहा है ना सर। रुको ना, मैं आपको दिखा दूं। उत्पादक अंग बोलेंगे सर उपस्थ को, उत्पादक अंग यानी यौन मार्ग ही रहेगा। सब क्या आ गया? अरे वो होता है, मैं पेरिनियम रीजन को कहते हैं, ठीक है, सीधी बात समझो। चलो आगे आते। इसके बाद देखो काम रूपी पीठ कामाख्या पीठ, कितना टाइम होगा होती है? मैं सोचा था बहुत पढ़ाऊंगा आज। 7 मिनट्स है सर अभी। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5 मिनट पूछूंगा मैं, जाना। कामाख्या पीठ पढ़ते हैं। देखो मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच जो त्रिकोणाकार है, ट्रायंगल है,
ठीक है, उसी को कहते हैं कामाख्या। जो योनि का स्थान काम पीठ है, आधार चक्र 4 दल वाला गुदा स्थान में है, उसी के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, वह कामाख्या पीठ है। तो यहाँ पे ना दो तरह की बातें हैं। आप सीधी बात समझोगे कि मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में जो त्रिकोणाकार है उसी को हम कामाख्या पीठ कहते हैं, जिसका अन्य नाम जो है काम रूपी पीठ है। साइज याद क्या है इसमें, त्रिकोणाकार, ठीक है, ये याद रखना। जब आप एक जगह आगे भी जब पढ़ोगे तो उसमें ना एक मिड कहते हैं आप, उसमें ना वो उसके स्थान को, ये अंडे के आकार का जो स्थान बना हुआ रहता है, जेनाइटल के जस्ट ऊपर, नाभि के जस्ट नीचे का जो एक भाग उभरा हुआ रहता है, अंडे के आकार का रहता है। इसमें क्या है, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में आप यूं समझ लो कि मल गुदाद्वार और जेनाइटल ऑर्गन के जो बीच का स्थान है, वहां पे जो पेरिनियम रीजन से समझते हो वो त्रिकोणाकार है, जहां मूला कामाख्या पीठ स्थित है। ठीक है, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आधार चक्र 4 दल वाला है, गुदा स्थान में है। इसमें देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि मैंने भाई कहा कि 2 तरह की बातें है इसमें, बट आपको सिर्फ यही बात आपको स्टार्टिंग का पॉइंट ध्यान में रखना है। 2 तरह की बातें यहाँ मेंशन थी, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बस। मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में त्रिकोणाकार का है कामाख्या पीठ। सर ये 4 दल कामाख्या पीठ के बारे में बता रहे हैं। क्या 4 दल जो बताया है वो कामाख्या पीठ के बारे में बता रहे हैं। हाँ, 4 दल। देखो 4 दल तो देखा जाए तो मूलाधार का है ना, मूलाधार में ही तो 4 दल है, अभी तो देखा हमने जस्ट। उसी को आधार चक्र भी उसको कहते हैं, मूलाधार को ही कहते हैं। वहीं पे है कामाख्या पीठ, उसी को क्या बोला है, उसी स्थान पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच बोला है, तो 2 तरह की बातें नहीं हो गई। एक तो कह रहा है कि मूलाधार के बीच स्थित है, वहां पे त्रिकोणाकार कामाख्या पीठ, और एक कह रहा है कि मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच है। ठीक है, 2 तरह की बातें यहाँ पे मेंशन है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों ही बातें ध्यान में रखो, दोनों में से किसी भी चीज पूछ सकता है। ठीक है, और इतने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं कि भाई कामाख्या पीठ कौन से आकार की है, तो त्रिकोणाकार है, कहाँ स्थित है, तो मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच स्थित है। अगर ऐसा ऑप्शन में देगा मूलाधार स्वादिष्ठान के बीच तो वो मार्क करेंगे, नहीं दिया कह देगा कि आधार चक्र दे देगा और अलग अलग नाम दे देगा, तो क्या करोगे, आधार चक्र रखोगे मेंशन। ठीक है, दोनों नहीं दे सकता है, याद रखना, मूलाधार भी दे देगा अलग ऑप्शन और स्वादिष्ठान भी दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। क्लियर? ओके, अब आते हैं विश्वतोमुख परम ज्योति। मूलाधार कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, यह कालाग्नि होना चाहिए, कालाग्नि के स्थान, और यही विश्वोत्तमुख परम ज्योति है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि ये कालों को भी हर मतलब इसको आप ऐसे समझो कि तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, यह कालाग्नि का स्थान, और यही विश्वतोमुख परम ज्योति है। आप इसको ऐसे समझो कि जो मूलाधार कर्णिका में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, अभी जैसे बताया ना कि कामाख्या पीठ क्या है, ट्रायंगल पोज में है, उसमें स्थित है, उसी को यहाँ पे और भी बोला गया है कि यह कालाग्नि का स्थान और यह विश्वतोमुख परम ज्योति। ये समझ लो कि दूसरा नाम कह दिया है इसका। ठीक है, विश्वतोमुख परम ज्योति। ठीक है, इसको इस रूप में समझना। नाम कालाग्नि मतलब कामाख्या पीठ। देखो ये ना कालाग्नि का स्थान मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ये काल को भी हरने वाला, मतलब कालाग्नि यहाँ पे है, ऐसा है। एक बार फिर भी मैं बुक देखूंगा इसको किसका है, लेकिन मैंने देखा तो कालाग्नि की चर्चा एक्चुअली। ये विश्वतोमुख कालाग्नि परम ज्योति कहा गया है इसको, कालाग्नि, न कि कालाग्नि का स्थान। ठीक है, ये चीज ध्यान में, कालाग्नि परम ज्योति इसको कहा गया कि कालों को भी हटने वाला परम ज्योति कहा गया है। नाड़ी के बारे में बोला है, मेन पॉइंट्स ध्यान में रखना, ये वर्ड्स सिर्फ ध्यान में रखना। इसमें क्या है ना कि इसमें भी बहुत डिटेल नहीं क्वेश्चन पूछेगा,
इससे भी 1-2 क्वेश्चंस मैक्सिमम रहते हैं, जैसे योग बीज था वैसे ये है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है हठ योगी ग्रंथ में आपको योग ये वशिष्ठ संहिता से क्वेश्चन पूछते हैं ठीक ठाक। हठ प्रदीप का घेरण संहिता मुख्य 2 ही से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ज्यादा सिमिलर तो इसी मतलब बाकी हठ योगी ग्रंथ है, कई सारे चीज मिले जुले हैं। तो ये सब अगर आप ऊपर से भी पढ़ लियो ना टॉपिक की क्या क्या है तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। इसके डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत इजीली क्वेश्चन ही आते हैं। इसके बाद आता है, हाँ 1 मिनट क्या छूट गया, नाड़ी। नाड़ियां मिद्र के ऊपर और नाभि के नीचे जो कंध है, देखो कंध का भी हट पर कंध किसका कहाँ पढ़े आप? कंध उपनिषदों में भी पढ़े हैं कंद। कंध भी उपनिषद में भी है, हट प्रदीपिका में भी है। हठ प्रदीपिका में। और कंद किसको मतलब अभी बोला ना कि अंडे के समान रहता है, पक्षी के अंडे जो होते हैं ना कैसे एक इलिप्टिकल शेप में रहते हैं वो, ठीक है। तो अंडे की आकृति का होता है ये कंद, और नाभि के नीचे और मिड के ऊपर, ठीक है। नाभि के जस्ट नीचे आपने आप टच करके देखना, वो हल्का सा उभरा हुआ स्थान रहता है, अंडे के समान रहता है। और इसी यहीं से कहते हैं कि बाकी नस नाड़ियां जो होती है हमारे शरीर के, ये यहीं से निकल के जाती है। 72,000 जो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, इसका उद्भव स्थान जो है यही है कंद। 10 नाड़ियां कौन कौन सा है ये, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ मैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो क्वेश्चंस ये पूछा गया है, यहाँ सबसे पूछते हैं। ये जो 10 नाड़ियां है ना, ये आपको टंग्स पे होनी चाहिए, याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप याद करोगे। पहले तो 3 है, ईरा पिंगला सुषुम्ना। सबको पता है ईरा कहाँ है, लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला कहाँ है, राइट नोस्ट्रल, सुषुम्ना कहाँ है, ईरा पिंगला के मध्य, मतलब बीच में, मध्य स्थान पे, स्पाइन के मध्य में। ये 3 तो सबको याद होगा। अब आते हैं गांधारी। भैया गांधारी आपने कहाँ देखा? महाभारत में। वो क्या करके रखती है? आंखों पे पट्टी बांध के रखती है, ठीक है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया कि भाई आंख होगा, गांधारी मतलब आंख। बस ये ध्यान में रखना, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना। जैसे लेफ्ट नोस्ट्रल स्टार्ट किया पहले ईरा, वैसे पहले क्या स्टार्ट करोगे, लेफ्ट आंख। तो गांधारी, हस्त जिह्वा, तो भाई हस्त जिह्वा जब बाई आंख हो गया तो दाई आंख। जैसे ही दाई आंख हो तो वहीं से स्टार्ट कर देना, दाई से ही। तो पूसा हो गया दाहिने कान में, और यशस्विनी बाएं कान में, ठीक है। गांधारी बायां आंख, हस्त जिह्वा दायां, गांधारी हस्ते जिह्वा यशस्विनी अलंसा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके पढ़िए। पूषा हो गया दायां कान, यशस्विनी बाएं कान, अलम्बुसा पूछा हुआ है क्वेश्चन, पता है आपको एग्जाम में। अलम्बुसा मुख में, कुहू जनेंद्रिया, और शंखनी गुदा। ऊपर से नीचे आया है। एक चीज आपने देखा, आंख से लेकर धीरे धीरे गुदा द्वार तक आ गया। तो सीरीज ये आपको याद रखना है, सीरीज में भी याद रखना है, सारे नाम भी याद रखना है, स्थान भी याद रखना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अलम्बुसा पूछा था क्या, मुख में। तो कहां से स्टार्ट करोगे, आंख से स्टार्ट किया, आंख कान मुख, और फिर जेनाइटल जनेंद्रिया शंखनी, ठीक है। क्लियर है, एक बार पढ़ लो इसको। इसके बाद 10 प्राण बता दिया, 5 उपप्राण और 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण। प्राण का स्थान पहला है हृदय, अपान गुदा, समान नाभि, उदान कंठ, व्यान समस्त शरीर। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उपसा, याद है ना, उपसा। ऊपर उदान, उसके नीचे प्राण, स से समान, अपान, और जो बच गया व्यान, वो सारे शरीर में। तो ऊपर से याद रखोगे, कंठ के ऊपर चेस्ट, पेट, अपान कमर के नीचे, और पूरे शरीर में व्यान।
तो प्राणा भैया आपको याद हो गया। अब आते हैं उपप्राण। नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। धनंजय ही एक ऐसा है जो मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है। थोड़े से जमहाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जमहाई ये पूछा हुआ भी है। देवदत्त, जमहाई, क्रिकल, छींकना। पलके जो झपकाते हो ना, उसमें किसका रोल होता है? कुर्म का। डकारे जो आप लेते हो खाने के बाद, पता चलता है भैया मूली के पराठे खाए हैं कि गोभी के पराठे, पता चलता है नाग से, इसमें नाग का रोल रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 प्राण 10 नारियां। चलो ये हंस मंत्र, इसको कल देखें क्या आज ही देखना है? यस कल सर, यस सर। कल कल देखेंगे सर। चलो ठीक है, कल कल जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, कल हो जाएगा हमारा, कल खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। पीडीएफ सर दे दीजिएगा। हाँ पीडीएफ जो है, पीडीएफ भेज दूंगा। जी सर, सर भेज दीजिएगा। सेवा बंद चली है सर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, भेज दूंगा। इससे पहले क्या क्या हुआ है सर सिलेबस? क्या इससे पहले